तो अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरा हिस्सा इस लेक्चर का, और इस पूरे जो यूनिट है ट्रांसफार्मर यूनिट, इसका आखिरी टॉपिक, और वो है ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स एंड द इक्विवेलेंट सर्किट। देखो, अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है कि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा सर्किट है, जो हमारा डिवाइस है जो कि काम कर रहा है, हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू। हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू। मतलब हम एक मॉडल डेवलप करेंगे जिसमें तमाम तरह के जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे करंट की कंडीशन, वोल्टेज कंडीशन, फ्लक्स की कंडीशन, फ्लक्स लॉस की कंडीशन, एडी लॉस की कंडीशन, कॉपर लॉस की, आयरन लॉस, इन सारी कंडीशंस को ले करके वहाँ पर अगर कॉइल है तो वहाँ इंडक्टेंस होगा, कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर एक तरह से रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा। इस तरह के तमाम तरह के जो इफेक्ट होते हैं, इन सबको हम इक्वेशंस की सहायता से एक मॉडल में डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारे इक्वेशंस लिख देंगे तो एक तरह से हम मैथमेटिकली एक ट्रांसफार्मर और उसके साथ जो कॉइल लगी है प्राइमरी सेकेंडरी, उनको बना रहे होंगे। तो कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह से ट्रांसफार्मर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अब उस इक्वेशंस में कंपोनेंट क्या क्या लिखे जाएंगे, उसमें कौन कौन से पैरामीटर होंगे, उस इक्वेशन के हिसाब से हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा दिखेगा, वो होता है इक्विवेलेंट सर्किट। और जिनकी सेटिंग करते हैं, जिनको ट्यून करते हैं, दैट आर द ट्रांजिस्टर पैरामीटर। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द ट्रांजिस्टर पैरामीटर, दिस इज द ट्रांसफार्मर पैरामीटर। हालांकि हाइब्रिड मॉडल वगैरह जो है ये ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं, सो ट्रांजिस्टर वो अलग चीज़ है। ट्रांसफार्मर पैरामीटर एंड इक्विवेलेंट सर्किट देखिए यहाँ पर। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट सर्किट्स और द सर्किट्स मॉडल आर डेवलप्ड टू बी एनालाइज्ड ईजिली बाय द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द सर्किट थ्योरी। तो जो एक मैथमेटिकल थ्योरी है, सर्किट थ्योरी है, उसको सीधे अप्लाई करके हम कैसे अपने जो हमारे जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर ये सब जो यूज हो रहे हैं, इनको कैसे हम सीख पाएँ, कैसे इनकी स्टडी कर पाएँ, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं ट्रांजिस्टर पैरामीटर और ये जो पूरा जो इक्विवेलेंट मॉडल बनाने वाला इस हिसाब है। So the equivalent circuit is simply the circuit representation of the equations explaining the performance of the device। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, इस डिवाइस की इसकी सारी खूबियाँ, इसके सारे लिमिटेशंस, ये सबको हम इक्वेशंस के थ्रू बांध देंगे और फिर उन इक्वेशंस को अगर हम जब सर्किट मॉडल में बनाएंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। कैसे होगा इसका आइडिया आपको लगता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले तो फिगर नंबर 1 देखो। राइट साइड में आपके पास एक फिगर दिख रहा है। ये फिगर मेरे ख्याल से आपको कुछ परिचित सा हो गया होगा। इसके अंदर ये जो फ्रेम है स्क्वायर टाइप का, दैट इज़ द कोर। ये लोहे का कोर है और इस लोहे कोर पे आपने क्या देखा है, इसके ऊपर आपका प्राइमरी कॉइल जैसे ये है, ये लपेटा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से सेकेंडरी कॉइल लपेटा हुआ है। इधर हमने लोड लगा रखा है, यहाँ करंट I2 है, प्राइमरी में करंट I1 है, यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है। अच्छा, यहाँ से देखो, ये अगर हमें फ्लक्स को दिखाऊं तो ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये फ्लक्स है, यहाँ से फ्लक्स है, कोर से होके जा रहा है, फिर सेकेंडरी में भी करंट डेवलप होगी तो वहाँ भी फ्लक्स होगा। आप देख रहे हो ये जो फ्लक्स ये वाला हिस्सा है या जो यहाँ हिस्सा है जो कोर के बीचों बीच में है, जहाँ खाली जगह वहाँ पर है, ये कहीं इसका काम कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सेकेंडरी से ना ये और किसी काम में आ रहा है, तो ये लॉस है एक तरह से, ये लीकेज है, इसको लीक कर गया। जैसे हमने बाल्टी में पानी रखा, उसमें से पानी लीक करके बह गया, तो वो हम जिस काम के लिए रखे थे उस काम में तो आया नहीं, तो लीकेज वाली स्थिति हो गई। तो ये सब कुछ देखो यहाँ पे हमने बनाया है। हमने यहाँ आइडियल कंडीशन वाली बात नहीं रखी है कि सारा का सारा फ्लक्स केवल कोर से जा रहा है, कुछ लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर लॉस माना गया क्योंकि हम रियलिटी के करीब अब जाना चाह रहे हैं। तो फिगर 1 रिप्रेजेंटेड अ नॉर्मल सेटअप ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, जैसा कि देखा गया है, आइडियल नहीं है, लीकेज देख रहे हैं। इन जनरल फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन द वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड द लीकल रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर निग्लेक्टेड। अगेन आइडियल केस में हम क्या कहते हैं, वाइंडिंग यानी जो तार ले रहे हैं उसका रेजिस्टेंस हम नहीं के बराबर मानते हैं, जो फ्लक्स है उसका कोई लीकेज हम नहीं मानते हैं, तो उसको कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस नहीं मानते। बट इन रियलिटी, वास्तविकता में क्या होता है, इन रियलिटी
what we observe that in reality winding which are made of copper wire have some resistance. Very good, very true, resistance तो होता है. Let the R1 is the resistance of primary and R2 are the resistance of primary and secondary respectively. ठीक है, मान लिया आपने. As the current flows via this winding, it produces a voltage drop I1 B1 I1 R1. तो जैसे ही करंट आपकी प्राइमरी में फ्लो करती है तो वहाँ करंट I1 है, वहाँ रेजिस्टेंस R1 है, तो वहाँ एक वोल्टेज ड्रॉप आता है I1 R1. V इक्वल टू IR फार्मूला होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है. एंड सेकेंडरी में हमारे पास I2 R2 वोल्टेज ड्रॉप होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द अप्लाइड वोल्टेज जो V1 है एंड जो I1 R1 है आर नॉट द सेम. मतलब जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, जो करंट फ्लो कर रही हो, जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस माना है, ये सेम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यहाँ पर क्या होगा, द EMF डेवलप इन द प्राइमरी इज लेस देन V1, सो I फ्लो फ्रॉम V1 टू E1. हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो यहाँ एक EMF भी डेवलप हो रहा है. तो जो वोल्टेज आपने लगाया उससे करंट का फ्लो हुआ और EMF जनरेट हुआ. तो इसका मतलब है कि जो आपने वोल्टेज लगाया वो उसने क्या काम किया, उसने एक तो करंट को रजिस्टर से फ्लो कराया R1 और एक EMF जनरेट किया E1. तो इस तरह से आप एक फार्मूला लिख सकते हो. इसी फार्मूले को जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर से, इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं V1 माइनस IR1 E1, इक्वेशन नंबर 1. ये हो जाएगा. ऑल्सो अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में भी यही होता है. सेकेंडरी में जो इंड्यूस EMF होता है वो ग्रेटर होता है V2 से, क्योंकि सेकेंडरी में क्या होता है, पहले EMF जनरेट होता है, उस EMF से एक करंट I2 फ्लो करती है और एक वोल्टेज V2 जनरेट होता है. तो सेकेंडरी में पहले EMF जनरेट होता है, ये EMF I2 कराता है जो कि R2 से फ्लो होता है और साथ ही साथ V2 वहाँ पर डेवलप होता है. तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, सो द वाइंडिंग also have leakage reactance और due to the leakage flux in the core. जो लीकेज फ्लक्स है कोर में उसकी वजह से यहाँ पर एक लीकेज रिएक्टेंस होता है. These leakage flux, इसको हम phi L कह रहे हैं, create some induced EMF the two windings. These induced voltages are balanced by the reactance voltage drop in the winding. तो अब हम बहुत ही माइन्यूट की तरफ हल्की सी बात कर रहे हैं कि जब ये फ्लक्स होगा इसकी वजह से इंड्यूस EMF जनरेट होगा, वो इंड्यूस EMF E2 में भी होगा, फिर उसके अंदर उसकी वजह से एक और इंड्यूस EMF E1 में होगा. तो ऐसा कुछ हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ करंट फ्लक्स चेंज हुआ, उसने सामने वाले के करंट फ्लक्स को चेंज किया सेकेंडरी को, फिर उस चेंज की वजह से सेकेंडरी में लेंज इफेक्ट की वजह से एक और इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसने प्राइमरी को प्रभावित किया, तो प्राइमरी में उसका विरोध करने के लिए एक और इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ. ये जो छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहे हैं, ये अल्टीमेटली बैलेंस हो जाते हैं. यू नीड नॉट टू एट अ वेरी फर्स्ट ईयर लेवल, अभी आप जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर लेवल पे बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ रहे हो, सो आपको उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वही ऑल पॉसिबल इंटरेक्शंस को अभी आपको यहाँ पर नहीं टैकल करना है, अभी आपको आइडिया डेवलप करना है. लेकिन ये दिमाग में आइडिया रखो कि सिंपल केस नहीं होता है. प्राइमरी में होने वाला इफेक्ट सेकेंडरी को प्रभावित करता है, सेकेंडरी में उसका विरोध करने के लिए एक और इफेक्ट होता है जो फिर प्राइमरी को प्रभावित करता है, फिर प्राइमरी वाला सेकेंडरी को करता है. तो इस तरह से एक गिव एंड टेक का रहता है और वो एक बहुत सारे टर्म्स होते हैं. अल्टीमेटली वो सारे टर्म एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. तो यहाँ पर लिखा है दीज इंड्यूस वोल्टेजेस, जो इंड्यूस हो रहे हैं वोल्टेजेस आर बैलेंस बाय द रिएक्टेंस ड्रॉप इन द वाइंडिंग. सो इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी द वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस आर X1 और X2. तो अल्टीमेटली हम मानते हैं जो लीकेज हो रहा है उसकी जो उसको जो बिलोंग करता हुआ लीकेज रिएक्टेंस है उसको हम X1 और X2 कह सकते हैं. सो द कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप आर IX1 और IX2. इन लीकेज लॉस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो IX1 IX2 होगा. यहाँ X मतलब जैसे कि उन कॉइल की वजह से जो प्रभाव होता है, रुकावट होती है, उसको कह रहे हैं. It is important to know E1 and E2 are induced EMF due to the main flux. जो मेन फ्लक्स है उसकी वजह से E1 E2 हो रहे हैं और उसके बाद जो सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं उनकी वजह से IX1 IX2 हो रहा है. अब आप देखें, तो अब ये सारी चीज़ों को अगर हम एक ये तो कहा है, इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो आप देखो यहाँ लिखा है द कंप्लीट ट्रांसफार्मर सर्किट विथ इट्स पैरामीटर्स इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर नंबर 2. ये हमारा फिगर नंबर 2 है. आप देखो यहाँ हमने कॉइल का रेजिस्टेंस लिया है, प्राइमरी कॉइल का R1, उसके बाद जो लीकेज रिएक्टेंस है, जो कॉइल का रिएक्टेंस है उसको लिया है X1,
उसके बाद यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है E1, करंट फ्लो कर रही है I1, वोल्टेज जो है V1। ये हो गया प्राइमरी का मामला। फिर बीच में आपने इसको, ये जो पैरेलल लाइन है ये कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो आपकी कॉइल है यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है E2, सेकेंडरी में जो रेजिस्टेंस है वो R2, करंट है I2, और वहाँ पर जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वजह से वो है आपका X2, और यहाँ लोड है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आपका V2 है। तो आप देखते हो कि फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट द इम्पीडेंसेस, अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस में आपका R का भी रोल है, R1 का भी रोल है, और साथ ही साथ X1 का रोल है। तो हमने पढ़ा है कि Z बराबर जो होता है वो R² प्लस X1² होता है। तो इस वजह से Z1 की वैल्यू हो जाएगी √R1 प्लस X1। इस तरह Z2 की वैल्यू हो जाएगी R2 प्लस X2। अब एक चीज़ थोड़ी सी और यहाँ पर देखें, महत्वपूर्ण सी बात, द करेंट इन द प्राइमरी I1 इज सम ऑफ द आयरन लॉस करेंट IE एंड द IC एंड द मैग्नेटिक करेंट IM। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी इससे पहले की है। फॉर दीज करेंट्स we may represent a non-inductive reactance resistance R0 and the pure reactance X0। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्राइमरी में करंट I1 होती है सिंपल सी प्राइमरी करंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंस परफेक्ट रिएक्टेंस होता है और जो प्राइमरी का वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज, वो 90 डिग्री के फेज पे होते नहीं। करंट जो होती है लॉस वगैरह की वजह से किसी एंगल फाई पे होती है। तो इसका एक IM कंपोनेंट आता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, एक IC कंपोनेंट आता है जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है, आयरन लॉस को। ये बात पहले हम लोगों ने की है लॉस वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले, जस्ट पहले वाले में। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर हम ये दो तरह करंट मान रहे हैं, एक जो मैग्नेटिक नेचर की मैग्नेटाइज करंट है, एक लॉस करंट है, तो इनको बिलोंग करता हुआ एक रेजिस्टेंस R0 होगा। IC चूँकि आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पर हम लिखेंगे IC को बिलोंग कर रहा है R0, और IM जो होता है जो इंडक्टेंस को बिलोंग करता है, फ्लक्स को बिलोंग करता है, उसके साथ रिएक्टेंस डिफाइन करेंगे X0। क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं डिफाइन किया? क्योंकि ये रिएक्टेंस है, क्योंकि वो कॉइल है, कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करती है तो रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है। सो द ट्रांसफार्मर इज अ कपल्ड सर्किट। ये बात समझ आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर कपल्ड सर्किट होता है। कपल्ड सर्किट कहने का मतलब है कि दो तरह के सर्किट, प्राइमरी और सेकेंडरी का मिलाव होता है इसके अंदर। सो फॉर सिंप्लिसिटी इट इज़ कन्वर्टेड टू सिंगल सर्किट बाय ट्रांसफरिंग द सर्किट पैरामीटर्स ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सर्किट हैं, यहाँ आपके पास दो सर्किट हैं, एक प्राइमरी सर्किट है, एक सेकेंडरी सर्किट है, और दोनों आपस में इस तरह से इस जंक्शन के थ्रू कपल्ड हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एक ही सर्किट बनाएं और ऐसा कुछ कर दें कि ये जो जहाँ पे जंक्शन हो रहा है इसकी वजह से कोई कन्वर्जन फैक्टर ले आएँ और उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम एक कंप्लीट सर्किट बनाएं जहाँ बीच में ज्वाइंट ना दिखाई पड़े? ऐसा एक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी मैथमेटिकली हमारे सामने होती है। तो वही चीज़ लिखा है, ट्रांसफार्मर एक कपल सर्किट होता है। फॉर सिंप्लिसिटी इट इज़ कन्वर्टेड टू सिंगल सर्किट बाय ट्रांसफरिंग द सर्किट पैरामीटर। तो जो के की बात कर रहे थे वो एक ट्रांसफ़र पैरामीटर है, सर्किट पैरामीटर है, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी को जोड़ देता है या सेकेंडरी को प्राइमरी से जोड़ सकते हैं। लेट द सेकेंडरी पैरामीटर ट्रांसफर टू द प्राइमरी साइड। हम सेकेंडरी वाले सारे पैरामीटर्स को प्राइमरी में कन्वर्ट करके प्राइमरी के पैरामीटर में ही पूरी सर्किट बनाना चाहते हैं। सो अगर R2 ट्रांसफ़र करते हैं प्राइमरी को तो ये R2 बन जाता है। R2 मतलब सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, तो उसको अगर हम प्राइमरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको R2 कहते हैं। और R2 से जुड़ा कैसा है? N1/N2 का स्क्वायर। यहाँ N2/N1 जो होता है वो K होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास N1 - N2 हो गया, आपके पास 1/K का स्क्वायर टाइम R2। तो R2 को अगर आप K स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास R2 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकेंडरी का जो पैरामीटर है वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। तो इसी तरह से कन्वर्ट करते हुए अगर हम सारे वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे तो अब देखो हमने एक सिंगल सर्किट बना ली। दिस इज द फाइनल आंसर। आपको अगर देना है आंसर एग्जाम में तो आपको ये लिखना है, प्राइमरी में देखो R1 है, चूँकि सेकेंडरी की चीज़ें प्राइमरी में कन्वर्ट की गई हैं तो प्राइमरी की चीज़ें जस की तस है। R1 जस का तस है, X1 जस का तस है। करंट हमारी I1 थी, यहाँ पे हम I1 कहेंगे, I1 थी, उसके दो हिस्से हो गए, IC जो कि RO से गुजरता हुआ दिखाया जाएगा, IM जो कि XO से होता हुआ जाना जाएगा, इस तरह से। उसके बाद अब देखो, अब जो सेकेंडरी करंट है वो होगी
उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी में, के टाइम, तो उसको I1 डैश कहा जाएगा। ऐसे सेकेंडरी का रेजिस्टेंस था उसको के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो R2 डैश, ये दिखा दिया गया। ऐसे सेकेंडरी का जो रिएक्टेंस था उसको के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो X2 डैश कह दिया। सेकेंडरी का जो वोल्टेज था उसको के से डिवाइड किया, सिर्फ के से डिवाइड किया तो V2 डैश हो गया। और सेकेंडरी का जो लोड था उसको के स्क्वायर से डिवाइड किया तो ZL स्क्वायर हो गया। यहाँ एक सवाल पूछते हैं कि सर आपने कुछ जगहों पे के स्क्वायर से डिवाइड किया है और कुछ जगहों पर आपने यहाँ पे देखो के से डिवाइड किया, ये क्यों किया है? तो अगेन हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपके पास थ्योरी है, बट डिटेल थ्योरी जब आप पढ़ोगे आगे आपके पास आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर सर्किट पावर सिस्टम के जो आगे पेपर्स होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सर्किट थ्योरी को बहुत ही व्यापक तरीके से बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। सो नो डाउट आपको वहाँ पर ये सारे जवाब मिल जाएंगे। अभी हमने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए क्योंकि सीधे हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं और उन फार्मूलों के आधार पर ये आपका सर्किट बनाया। तो ये सर्किट आपको बनाना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ख़त्म होता है हमारा ट्रांसफार्मर का हिस्सा और फिर हम अगले यूनिट की शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।